क्या आप जानते हैं ये हैं सुनंदा पुष्कर, कांग्रेस के रसूखदार और गद्दावर नेता शशि थरूर जी की पत्नी। ये कपल एक समय पर भारत सहित कई देशों में सबसे फेमस और जाने माने कपल्स में से एक था। इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। आखिर उस दिन उस होटल के लग्जरी स्वीट के अंदर क्या हुआ, इस सवाल का जवाब शायद आज भी अथॉरिटीज को नहीं पता। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, फिर भी आज तक रहस्यों में समाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं सुनंदा पुष्कर केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है राजधानी न्यू दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद एक 5 स्टार होटल द लीला पैलेस होटल से। रूम नंबर 345। हालांकि ये रूम नहीं बल्कि स्वीट है। स्वीट में कई कमरे, ड्राइंग रूम, बेडरूम इत्यादि होते हैं। 16 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर जी इसी रूम नंबर 345 में शिफ्ट हुई थी। इनके पति हैं शशि थरूर जी, जो कि एक राजनेता, ब्यूरोक्रेट, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। ये केरल के थिरुवनंतपुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के एमपी भी हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यूनाइटेड नेशंस में काम कर चुके हैं। केवल 22 साल की एज में ही इन्होंने पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। 2013 से पहले तक ये ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंडियन पॉलिटिशियन थे। 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स उस समय पर। हालांकि बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। थरूर जी के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इन्हें ऑलरेडी हर कोई जानता है। इनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर एक कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर इलाके में आने वाले एक छोटे से गांव बोमई से बिलोंग करती हैं। हालांकि 1990s के समय में इनके पूरे परिवार को अपना घर, जमीन सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। घर को राख बना दिया गया था। इसकी वजह आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, कश्मीरी पंडित 1990 केस। सुनंदा जी भले ही भारत में पली बढ़ी हैं, लेकिन नागरिकता कनाडा की है और दुबई में बिजनेस करती थीं। सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर जी की लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। कई कंट्रोवर्सीज में घिर चुके हैं, जो आपको आगे पता चलेगा। उसका भी लिंक मेन घटना में जांच किया गया है। शशि थरूर जी चूंकि एमपी हैं, ऑफिशियल पोस्ट पर हैं, इसीलिए इनको सरकार की तरफ से रेजिडेंस भी अलॉट हुआ था, जो न्यू दिल्ली लोधी एस्टेट 97 में है। लेकिन उस घर में कुछ काम चल रहा था, पेंटिंग वगैरह, रिनोवेशन, कारीगर काम कर रहे थे। अब ये लोग वहां पर कैसे रहेंगे, इसीलिए कुछ दिनों के लिए होटल में रहने का फैसला कर लिया। थरूर जी के एक पर्सनल असिस्टेंट राकेश शर्मा, एक सर्वेंट नारायण सिंह और एक ड्राइवर बजरंगी थे। पीए और ड्राइवर तो थरूर जी के साथ साथ रहते थे, लेकिन सर्वेंट घर पर रहते हैं। सुनंदा जी के होटल में शिफ्ट होने के बाद नौकर का घर से होटल और होटल से घर आना जाना लगा रहता। ये घर पर आकर ही सोते थे, आराम करते हैं और दिन भर होटल के आसपास रहते हैं, सुनंदा जी को जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए। 2013 के समय में सुनंदा जी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। जांच करने पर ल्यूपस नामक बीमारी का पता चला। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके अलावा डिप्रेशन जैसी मानसिक दिक्कतें भी शुरू हो गईं। इन्हें कई दवाएं खानी पड़ती। थरूर जी इनका इलाज केरल के गुरुवायूर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी करा रहे थे। मेन घटना 17 जनवरी 2014 की है। इससे लगभग 15-16 दिन पहले सुनंदा जी अपने पति के साथ केरल गई हुई थी। फिर 15 जनवरी को थिरुवनंतपुरम से फ्लाइट लेकर दिल्ली आई। चूंकि घर पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए थरूर जी ने पहले ही लीला होटल में कमरा बुक कर दिया था। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे सुनंदा जी होटल ही आईं और रूम नंबर 307 में रुकी। फिर अगले दिन 16 जनवरी को पति के साथ रूम नंबर 345 में शिफ्ट हुई। पहले इन्होंने अलग रूम क्यों चुना, इसकी वजह आपको आगे पता चलेगी। अब आती है तारीख 17 जनवरी 2014, फ्राइडे का दिन है। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था। शशि थरूर जी होटल से निकल जाते हैं। आज इनको कई जगहों पर जाने हैं, कई मीटिंग्स अटेंड करनी हैं, इंटरव्यूज देने हैं। सबसे बड़ा इवेंट था कांग्रेस समिति की बैठक, जो कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होनी थी। इसमें राहुल गांधी जी को लेकर कांग्रेस में इनके रोल के लिए चर्चा करना था और भी कई मुद्दे थे। यहाँ सभी लीडर्स को आना अनिवार्य है। न्यूज मीडिया के लोग भी आते हैं सब कुछ कवर करने के लिए। थरूर जी के होटल से जाने के बाद सुनंदा जी ने नौकर नारायण सिंह को बुलाया और कहा कि तुम घर जाओ और आराम करो, और जब वापस आना तो मेरा सफेद सूट लेते आना। इसके बाद नौकर भी होटल से चले गए घर पर आराम करने। अब सुनंदा जी होटल के रूम में अकेली थीं। ये पिछले कुछ समय से काफी डिस्टर्ब चल रही थीं, तबीयत भी ठीक नहीं था और न ही ठीक से खाना खा रही थीं, ढंग से सो भी नहीं पा रही। दोपहर के 3:30 बजे के आसपास इन्होंने एक होटल स्टाफ से पीने के लिए पानी वगैरह मंगाया। एक स्टाफ लेकर जाते हैं। उनके अनुसार रूम में उन्होंने शराब की बोतल और ग्लास देखी। सुनंदा जी ने पानी और सोडा मंगाया था। यही आखिरी समय है जब इनको जीवित देखा गया है। स्टाफ के जाने के बाद इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। आगे कमरे में क्या होता है किसी को भी नहीं पता। दोपहर के बाद नौकर नारायण सिंह और थरूर जी के पीए राकेश शर्मा साथ में होटल पहुंचे। रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से सुनंदा जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती।
पीए ने सर्वेंट को रोका कि जाने दो, डिस्टर्ब मत करो, हो सकता है कि सो रही होंगी, आराम करने दो। अब ये लोग नीचे चले गए लॉज में। 4:30 बजे के आसपास थरूर जी सर्वेंट नारायण सिंह को कॉल करते हैं और पूछा कि सुनंदा कैसी हैं। सर्वेंट ने जवाब दिया कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उधर कांग्रेस मीटिंग समाप्त हो चुकी थी। थरूर जी सीधे होटल आए, लेकिन इनके पास एक कॉल आ गया, वापस इन्हें कहीं जाना पड़ता है। वैसे ये नॉर्मल है, अब चूंकि राजनेता आदमी हैं, कॉल्स आते रहते हैं, बुलावे आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, लोगों से मिलना जुलना होता है। थरूर जी होटल में प्रवेश करते ही वापस निकल गए। एक फैमिली फ्रेंड हैं संजय दीवान, ऑनरेरी कॉन्सल जनरल ऑफ केप वेर्डे। ये 2006 से थरूर जी को जानते हैं। सुनंदा जी से भी अच्छी दोस्ती है। इन्हें भी पता था कि सुनंदा जी की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए इन्होंने भी 4:30 बजे के आसपास नारायण सिंह को कॉल करके तबीयत पूछी। उधर थरूर जी ने भी नारायण सिंह को कॉल किया। संजय दीवान जी भी इन्हें ही कॉल कर रहे हैं, लेकिन सुनंदा जी को डायरेक्ट क्यों नहीं? दरअसल वो फोन नहीं उठा रही थी। संजय जी को भी बताया गया कि तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले केरल से चेकअप करा के लौटी। घंटे भर के बाद 5:30 बजे संजय दीवान जी भी लीला होटल पहुंचे हाल चाल के लिए, लेकिन पता चला कि वो तो सो रही हैं कमरे में। नारायण ने पूछा कि जगा देता हूँ, पर ये रोकते हैं। इसके बाद शाम के 7:45 पर शशि थरूर जी वापस होटल आए। इन्हें वापस 9 साढ़े 9 बजे टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए जाना था। उससे पहले सोचा कि पत्नी से क्यों ना मिल लिया जाए। इन्होंने सर्वेंट से पूछा तो बोले कि मैडम सो रही हैं। थरूर जी को लगा कि अभी सोने का टाइम नहीं, दोपहर से ही सो रही हैं। पहले ये लॉज में ही चाय वगैरह पीते हैं। फिर 8:20 पर रूम के पास पहुंचे, रूम नंबर 345। पीछे पीछे सर्वेंट भी थे। थरूर जी ने डोरबेल बजाया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुनंदा जी अंदर से कोई जवाब नहीं देती। वो कॉल भी नहीं उठा रही। फिक्र बढ़ने लगी। होटल स्टाफ को बुलाया गया। ये हुआ कि स्पेयर के से डोर को अनलॉक किया जाए। अब 8:30 बजे के आसपास थरूर जी और सर्वेंट स्वीट में प्रवेश करते हैं। सामने ड्राइंग रूम था। ये बिल्कुल क्लीन लग रहा था। एक बेडरूम में सुनंदा जी बेड पर लेटी हुई थी। चूंकि जनवरी का महीना है, ठंड का मौसम है, तो रजाई ब्लैंकेट वगैरह भी ओढ़ी हुई हैं पूरे चेहरे तक। सर्वेंट ड्राइंग रूम में ही रहे और थरूर जी बेडरूम में आकर सुनंदा जी को पुकारने लगे, आवाज देने लगे। इतने में कॉल आ गए। बार बार किसी न किसी का कॉल आता रहता है, ये नॉर्मल हो चुका है। ये बात करते करते बेडरूम से ड्राइंग रूम में गए और फिर बात करने के बाद वापस बेडरूम में आए। इन्होंने अब पत्नी को टच करके जगाने की कोशिश की, पर वो जरा भी हलचल नहीं करती। उनके चेहरे से ब्लैंकेट हटाया और माथे पर हाथ रखा। इन्होंने नोटिस किया कि माथा काफी ठंडा पड़ा हुआ है। पल्स चेक किया तो वो भी चल नहीं रहा। ये घबरा गए और भागकर ड्राइंग रूम में नौकर को बताया। वो चले गए होटल स्टाफ को बुलाने के लिए। इधर थरूर जी ने पीए को अपने कॉल किया। संजय दीवान जी भी इसी होटल में थे, उनको भी कॉल करके बुलाया। ये 8:30 बजे के आसपास का टाइम है। तुरंत गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर रजत मोहन को बुलाया गया। वो कुछ ही मिनटों में आते हैं और चेक करके कहा कि अभी इस दुनिया में नहीं है। थरूर जी ड्राइंग रूम में खड़े थे। डॉक्टर की बातें सुनकर सदमे में चेयर पर बैठ गए। यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद पीए राकेश शर्मा जी ने पहले 100 नंबर पर, उसके बाद सरोजिनी नगर के एसएचओ को कॉल किया। पुलिस भी टीम लेकर यहाँ पर पहुंचती है। ये मामला हाई प्रोफाइल होने वाला है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स भी आते हैं। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। शशि थरूर जी काफी ज्यादा दुखी थे। रूम को सील करके, घिराव करके पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। 9:30 होते होते ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। ये दिल्ली का पॉश इलाका है, कई नामी गामी लोग रहते हैं, कई देशों की एम्बेसीज भी इसी एरिया में है। सब कुछ छोड़कर रिपोर्टर्स होटल पहुंच जाते हैं। अब इस रहस्यमय केस की इन्वेस्टिगेशन और मीडिया कवरेज शुरू होती है। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब कमरे में सुनंदा जी को ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें कुछ अजीब चीजें पता चली। लगा कि घटना को हुए काफी समय बीत चुके हैं, कम से कम 5-6 घंटे तो हो ही गए होंगे। शरीर ठंडा पड़ चुका है, जकड़न आ चुकी है। ऐसा जीवन जाने के कई घंटे के बाद होता है। इसी कमरे में सुनंदा के बगल वाले टेबल पर एक दवाई की 2 स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी। इसमें 15-15 टैबलेट्स रख सकते हैं, यानी टोटल 30 टैबलेट्स। इसमें से 27 टैबलेट्स स्ट्रिप्स पर नहीं थे, केवल 3 ही थे। रूम में शराब की बोतल और ग्लास भी मिला। दिल्ली पुलिस अच्छे से सब कुछ ऑब्जर्व करती है। इसके बाद उनको एम्स भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने होटल में लगे कैमरों की फुटेज निकलवाई। आखिर कौन कौन सुनंदा जी के कमरे में आया गया था सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच। इसके अलावा पिछले 48 घंटों में सुनंदा जी किन किन लोगों के साथ संपर्क में थी, किससे मिली थी, कॉल पर बात किया, मैसेज किया, सब कुछ जानना था। अच्छा, एक नियम होता है, शादी के 7 साल के भीतर अगर पति पत्नी के बीच इस तरह की संदिग्ध वारदात होती है तो इस जांच को एसडीएम भी करते हैं, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सुनंदा और थरूर जी की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी। अभी साल चल रहा है 2014 का, यानी मुश्किल से 3.5-4 साल हुए हैं। इस केस में एसडीएम भी अपनी इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। सुनंदा जी की शशि थरूर से तीसरी शादी थी और शशि थरूर जी की भी सुनंदा से तीसरी शादी थी। 22 जून 1962 में जन्मी सुनंदा पुष्कर के पिता पुष्कर नाथ दास आर्मी में कर्नल थे। पिंकी यानी सुनंदा ने जमींदार परिवार में जन्म लिया था।
शुरू से ही काफी तेज तर्रार थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। इनके 2 भाई भी हैं, अशोक और आशीष। एक भाई दुबई में रहकर काम करते हैं और दूसरे आर्मी में हैं। 1983 में इनके पिता रिटायर हो गए, तब बेटी 19-20 साल की थी। सुनंदा की पढ़ाई लिखाई अंबाला के कॉन्वेंट स्कूल, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय झांसी से हुई। इन्होंने श्रीनगर के विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ये कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। कॉलेज के दौरान ही इनकी मुलाकात हुई होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट संजय रैना से। कॉलेज पूरा करने के बाद सुनंदा ने श्रीनगर के सेंट्रल लेक व्यू होटल में जॉब करना शुरू कर दिया, फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर। चूंकि संजय भी यहीं थे तो ये मिलने लगे, बात आगे बढ़ने लगी। ये समय 1986 का है। प्यार इतना बढ़ा कि शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि इनके रिश्ते से दोनों का परिवार खुश नहीं था, फिर भी दोनों ने जिद करके शादी कर ली। पर इनकी शादी 2 साल भी नहीं टिकी। 1988 में डाइवोर्स ले लेते हैं। फिलहाल संजय रैना जी की गुड़गांव में एक होटल है, रेस्टोरेंट टाइप का है। इन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। सुनंदा की भी आगे पूरी लाइफ पड़ी थी। इन्हें भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था, इसलिए इन्होंने दुबई जाने का फैसला किया। डाइवोर्स के 1 साल बाद 1989 में दुबई पहुंची। यहाँ शुरू में काफी स्ट्रगल करना पड़ा, छोटी मोटी जॉब की। उसके बाद अपना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करती है। उसका नाम रखा एक्सप्रेशंस। आमतौर पर इनकी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च, फैशन शोज ऑर्गेनाइज करती थी। काम ठीक ठाक चल रहा था, काफी क्लाइंट्स बन गए, नेटवर्क तैयार हो गए। कई इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया, जैसा कि ऐश्वर्या राय जी। सुनंदा पुष्कर के एक फ्रेंड थे सुजीत मेनन। किसी फंक्शन या इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी। ये केरल के रहने वाले हैं, लेकिन दुबई में रहकर इन्वेस्टमेंट ब्रोकर का काम करते हैं। 1990s में कश्मीर में एक बहुत बड़ी घटना होती है, जिसके चलते कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर, गृहस्थी छोड़कर भागना पड़ा। सुनंदा का परिवार भी जम्मू आ गया। आज भी इनके घर, जमीन यूं ही वीराने पड़े हैं, कोई चाहकर भी जा नहीं सकता। इधर सुनंदा और सुजीत मेनन की दोस्ती थी। आगे खबर उठने लगी कि दोनों में अफेयर है, लेकिन सुनंदा ने इससे इनकार कर दिया। कहा कि हम केवल दोस्त हैं, सुजीत किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं, तो हमारा अफेयर कैसे हो सकता है। उन्होंने मुझे दुख से बाहर निकाला है। यह भी बात उठी कि सुजीत से दोस्ती होने के बाद ही सुनंदा ने दुबई चुना था। पब्लिकली इन्हें किसी पार्टी में एक साथ देखा गया था, पर आगे चलकर 1991 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। 1992 में इनका एक बेटा हुआ, शिव मेनन। पति भी पत्नी के काम में जुड़ जाते हैं, यानी इवेंट मैनेजमेंट में। दोनों मिलकर शोज ऑर्गेनाइज करने लगे। सब सही चल रहा था, लेकिन एक इवेंट के दौरान इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। इन्होंने कई जगहों से कर्ज लेकर एक्टर ममूथी के लिए एक शो ऑर्गेनाइज किया। इसमें बहुत पैसा लगा था, काफी उधार लिए थे, बड़ा शो था। लेकिन कोई नकली टिकट्स प्रिंट करके बेचना शुरू कर दिया। एक तो इसमें नुकसान हुआ, ऊपर से अनुमानित लोगों से ज्यादा लोग पहुंच गए, जिन्हें संभालने की क्षमता नहीं थी। इन सब चीजों के चलते पति पत्नी को उस समय 1.6 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। कंपनी बंद हो गई। सुजीत दुबई से दिल्ली लौट आए। सुनंदा बोजेल प्राइम एडवर्टाइजिंग नामक कंपनी ज्वाइन कर लेती है एज अ मार्केटिंग मैनेजर। अब सारी जिम्मेदारी इन पर ही थी। घर चलाना है, पति की सहायता करनी है, नए बिजनेस को सेटअप करने में, लोन्स भी चुकाने हैं। दिल्ली में सुजीत ने क्वालिटी गुड्स मार्केटिंग के नाम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू किया, पर इसमें भी लॉस हुआ। इन्होंने पुणे में रेस्टोरेंट, फिल्म मेकिंग, यहाँ तक कि अफ्रीका में कोल माइनिंग की डील भी की। लेकिन 1996 में कांग्रेस चली गई और बीजेपी आई। सुजीत ने कांग्रेस के साथ सांठगांठ बिठाया था, ना कि बीजेपी से, इसीलिए डील पूरा करने में दिक्कत होती है, रुक गई। आगे 1997 में इनका स्वर्गवास हो जाता है। सुनंदा जी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इस घटना को लेकर भी काफी कानाफूसी होती है कि यहाँ पर कोई अनहोनी हुई है या सुजीत ने कोई प्लान किया था, क्योंकि ये काफी कर्ज में थे। इस सवाल का जवाब तो आज तक नहीं मिल पाया। इनके जाने के बाद सुनंदा ने अपने 4 साल के बेटे को परिवार के पास छोड़ दिया, फिर वापस से दुबई चली आई। पर जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहे थे, इनको बोलने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर सुनंदा इन्हें वापस दुबई ले आई। बेटे को समय देने के लिए अपनी बोंजिल एडवर्टाइजिंग वाली जॉब छोड़ दी। फिर इन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रिटेल बिजनेस शुरू किया, रेविजेंट नाम से। परिवार को ये अकेले ही संभाल रही थी, पति का कर्ज भी भर रही थी। उन दिनों कनाडा के हेल्थ केयर से ये काफी प्रभावित होती है। सोचा कि बेटे का इलाज वहीं पर कराएंगे। ये कनाडा चली गई। वैली रिसोर्सेज के नाम से एक IT फर्म था, उसमें ये स्वेट इक्विटी के जरिए पार्टनर बनी। स्वेट इक्विटी समझ लीजिए कि बिना सैलरी के काम करके कंपनी की वैल्यू बढ़ाना है। बदले में कंपनी कुछ % हिस्सेदारी देती है, ओनरशिप देती है। यानी जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, इनके स्टेक की कीमत भी बढ़ती जाएगी। इनका सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कोई फ्रेंड था, उन्होंने IT फर्म के फाउंडर से इंट्रोड्यूस किया था। .com बबल के दौरान इन्होंने काफी पैसे कमाए, जिससे घर खरीदा, BMW कार खरीदी, कनाडा की नागरिकता ले ली। पर 2001 में 9/11 के बाद इस कंपनी को लॉस होने लगे। कंपनी बंद हो गई। सुनंदा बेरोजगार हो जाती है। 4 महीने बेरोजगार रहने के बाद इन्होंने एक और कोर्स किया, इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसके बाद इनको नोबल हाउस इंटरनेशनल नामक कंपनी में जॉब मिल जाती है, पर यहाँ पर सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए इन्होंने जॉब छोड़कर अगस्त 2004 में वापस दुबई पहुंच गईं, अपने कनेडियन पासपोर्ट को लेकर।
यहाँ बेस्ट होम्स कंपनी में जनरल मैनेजर बनती हैं। फिर टेकॉम इन्वेस्टमेंट ज्वाइन किया। अब यहाँ से इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। दुबई के पाम जुमेरा में 3 बेडरूम के 2 अपार्टमेंट खरीदे, 2 अपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव टावर्स में खरीदे, जुमेरा बीच पर एक रेजिडेंस खरीदा। बेटा भी दुबई में ही पढ़ने लगा। आगे दुबई भी काफी फलता फूलता है। वहाँ के रियल एस्टेट्स आसमान छूने लगे, जिस वजह से सुनंदा करोड़पति बन गई। अब इनकी लाइफ में एंट्री होती है शशि थरूर जी की। 2009 के आसपास दुबई में दोनों मिलते हैं किसी पेंटिंग एग्जीबिशन में। पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिलियनर सनी वार्के, जो कि जेम्स एजुकेशन के फाउंडर हैं, इन्होंने एमिरेट्स हिल के विला में पार्टी रखी थी, जहां पर सुनंदा जी की थरूर जी से मुलाकात हुई। इस टाइम तक थरूर जी सेकंड शादी कर चुके थे कैनेडियन वाइफ क्रिस्टी, जो कि यूएन में इनकी कलीग रह चुकी हैं। पहली पत्नी तिलोत्तमा मुखर्जी थी। 1982 में शादी हुई लेकिन डाइवोर्स हो गया। इनसे 2 बच्चे हुए, ईशान और कनिष्क। दूसरी पत्नी कृष्णा हैं, 2007 में शादी की। पर सुनंदा से नजदीकियां बढ़ने के बाद 2010 में इन्हें भी डाइवोर्स दे दिया। इसी साल में आईपीएल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। रॉन्डी स्पोर्ट्स वर्ल्ड RSW नाम की कंपनी है, जिसने 2010 में आईपीएल क्रिकेट टीम कोची टस्कर्स केरल की हाईएस्ट बोली लगाई थी। बोली लगाने वाले दिन से केवल 18 दिन पहले 25 फरवरी 2010 को सुनंदा को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। इससे इनको 15 से 18% स्वेट इक्विटी मिलती है, करीब 70 करोड़ रुपए। अब एक दुबई बेस्ड बिजनेस वूमन को अचानक बिना कुछ किए 70 करोड़ रुपए मिल गए। मीडिया में सवाल उठने लगा कि कैसे शशि थरूर जी के साथ इनके कनेक्शन जोड़े गए, उनके साथ नजदीकियां थी। वैसे भी केरल थरूर जी का नेटिव स्टेट है। कंपनी ने भी वहीं की ही फ्रेंचाइजी खरीदी। इससे लोग आरोप लगाने लगे कि शशि थरूर जी अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके सुनंदा को वो पोजीशन दिलवाया, इन्हें वो सील की तरह यूज कर रहे हैं। सुनंदा जी ने कहा कि इनको कंपनी ने खुद हायर किया अनुभव देखकर। ये भी कहा कि इस तरह का सेम ऑफर करीम मोरानी जी के कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से भी मिल चुका है पास्ट में। पर मीडिया में नाम उछलने लगा। अप्रैल 2010 में ये अपने स्टेक को छोड़ने का फैसला करती है। हालांकि बीसीसीआई के अनुसार इस स्टेज पर आकर स्टेक छोड़ने का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बाद इन्होंने स्टेक सरेंडर नहीं किया। इसी में आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी भी कूद पड़े। इन्होंने 10 अप्रैल 2010 को ट्वीट कर दिया कि थरूर ने कहा कि RSW का ओनर कौन है ये जानने की कोशिश मत करिए, सुनंदा पुष्कर के बारे में मत जानिए। इनडायरेक्टली ललित मोदी पब्लिकली बता देते हैं कि सुनंदा पुष्कर स्टेक होल्डर हैं, यानी ओनर हैं। इस तरह से किसी स्टेक होल्डर का नाम बताना ये नियम और प्राइवेसी के खिलाफ था। फिर ललित मोदी का स्कैम बाहर आ गया, ये लंदन भाग गए। उधर शशि थरूर जी सारे इल्जामों से इनकार करते हैं कि मैंने ललित से कुछ नहीं कहा था, मुझे आईपीएल के पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस चाहते हैं कि क्रिकेट केरल में भी फेमस हो। कंट्रोवर्सी तो हो ही चुकी थी, इसके चलते कांग्रेस ने थरूर जी से दूरी बना ली, इन्हें रिजाइन करना पड़ा। सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर इसके बाद से साथ में देखे जाने लगे। फिर दोनों ने 22 अगस्त 2010 को शादी कर ली। आगे इलेक्शन जीतकर फिर से थरूर जी 2012 में मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इन्हें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनाया गया। करंट टाइम की बात करें तो 18 जनवरी 2014 को दोपहर के 12 बजे पोस्टमार्टम हुआ एम्स हॉस्पिटल में। घटना की टाइमिंग बताई गई 17 जनवरी की शाम 5 से 6 बजे के बीच, यानी पोस्टमार्टम होने के 17-18 घंटे पहले। 18 जनवरी की सुबह थरूर जी की भी तबीयत खराब हो जाती है, इन्हें भी एम्स में भर्ती कराया गया। यहाँ से थरूर जी एम्स डायरेक्टर को ईमेल लिखते हैं सुनंदा को लेकर कि दवा का रिएक्शन हो सकता है, ओवरडोज हो सकता है, ये अपना अनुमान लगा रहे थे। थरूर जी ने जैसा पुलिस को बताया कि सुनंदा जी कुछ समय से ठीक से खाना नहीं खा रही थी, केवल नारियल पानी पीती। दोपहर तक ये अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स को सुनंदा पर लगभग 15 चोटों के निशान मिले, शरीर के अलग अलग हिस्सों में। एक हथेली के पास दांत के निशान मिले, उंगलियों के बीच में इंजेक्शन का भी निशान मिला। हालांकि चोटें इस तरह की गंभीर नहीं थे कि अंतिम सांस का कारण बने। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होती है, विसरा सैंपल्स प्रिजर्व किए गए, हृदय को भी प्रिजर्व किया गया। इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, बाकी विसरा सैंपल्स का टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इनके पेट में कोई सॉलिड फूड नहीं मिला, केवल लिक्विड था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्राकृतिक घटना आई, दवा का ओवरडोज लगा। कोई और जहरीला केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, पर कौन सा होगा ये टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम के बाद सुनंदा को घर वालों को सौंप देते हैं। 18 जनवरी की शाम तक लोधी मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार हुआ। इसमें कई लोग शामिल हुए। सुनंदा जी का केरल में जहां से इलाज चल रहा था, उन डॉक्टर का भी कहना है कि गंभीर कोई बीमारी नहीं थी जिससे कि अचानक से ऐसा हो सके। 19 जनवरी को पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें अलग अलग चोट, हथेली पर दांत के निशान, उंगली के बीच इंजेक्शन के निशान, इन सब का जिक्र हुआ। चोटों से पुलिस को लगा कि शायद सुनंदा जी खुद को बचाने की कोशिश कर रही होंगी, विरोध कर रही हों। 21 जनवरी 2014 को एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट दी, कहा कि घटना के पीछे जहर है, कोई केमिकल कंपाउंड है। ये केस दिल्ली पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन 23 जनवरी को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। फिर 25 जनवरी को फिर से ये केस पुलिस के पास आ गया। सरवीन नारायण ने एसडीएम को बताया था कि सुनंदा पुष्कर और शशि थरूर के बीच काफी झगड़े होते थे। इन्होंने पहला झगड़ा दिसंबर 2013 में देखा, जब पत्नी ने पति पर हाथ उठाया था दुबई में। वो गिर गए और पैर में चोट लग गई थी। लीला होटल के स्टाफ के अनुसार 15-16 जनवरी को भी इनमें झगड़े हुए। इनकी आवाजें कमरे के बाहर भी आ रही थीं।
एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है महर तरार। 2013 में इन्होंने दिल्ली में शशि थरूर जी का इंटरव्यू लिया, जिसमें ये उनको शाहरुख खान बताती है। इसके बाद से दोनों में बातचीत होने लगी फोन पर। ये सुनंदा जी को पता चला, फिर पति पत्नी में झगड़े शुरू हो गए। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति जून 2013 में दुबई गए थे, जहाँ एक होटल में महर के साथ 3 रातें बिताई। सुनंदा का दुबई में रहने के दौरान बहुत लोगों से दोस्ती भी हो गई थी। इसी में से एक उसी होटल में काम करने वाले स्टाफ थे जहाँ पर थरूर जी ने कमरा बुक किया था। वहां पर दोस्त ने डू नॉट डिस्टर्ब का साइन देखा, लगा कि शायद यहाँ पर कपल है, सुनंदा जी और थरूर जी। पर दोस्त को नहीं पता था कि सुनंदा तो दिल्ली में है, ना कि अपने पति के साथ दुबई में। जब थरूर जी यहाँ से चले गए तो दोस्त ने सुनंदा से कॉल करके शिकायत की कि इतनी दूर तुम आई और मिली भी नहीं। तब जाकर पता चलता है कि वहां पर कोई और है, ना कि सुनंदा। ये समझ गई कि वो लड़की महर होगी, महर तरार। इसके बाद पति पत्नी में काफी झगड़े हुए, यहीं से रिश्ते खराब होने लगे। ये मेन घटना से केवल 6 महीने पहले की ही बात थी। सुनंदा जी कई जर्नलिस्ट को भी जानती हैं, जिसमें से एक है नलिन सिंह जी। इनसे 16 जनवरी 2014 की रात 12:10 पर घंटों बात की। कहा कि थरूर जी और महर ब्लैकबेरी के BBM पर बात करते हैं मैसेजेस में, लेकिन चैट डिलीट कर दिया है, उसको रिट्रीव कराना है ताकि पुख्ता सबूत मिल सके। थरूर जी ने सुनंदा जी के कहने पर अपना संपर्क महर से तोड़ दिया था, लेकिन सुनंदा को पता चला कि पति ने महर का नाम अपने फोन में हरीश के नाम से सेव कर रखा है। इससे इनको धोखा लगा। 15 जनवरी को जब ये पति के साथ केरल से दिल्ली आ रही थी तो फ्लाइट में फिर से झगड़ा हुआ। नारायण ने बताया कि मैडम ने साहब पर हाथ उठा दिया सबके सामने, फिर खुद बाथरूम में चली जाती है। रास्ते पर उसी में रही। दिल्ली आने के बाद ये अपने फ्रेंड सुनील साहब के साथ सीधे लीला होटल आई और रूम नंबर 307 में रुकी। यहाँ दोनों ने थरूर जी के फोन से सारे ट्वीट्स कॉपी किए, सबूत निकाले। 15 जनवरी को ही ट्विटर पर थरूर जी के अकाउंट से कुछ पोस्ट किए जाते हैं महर के साथ अफेयर को लेकर। स्क्रीनशॉट भी पोस्ट हुए। बाद में थरूर जी ने कहा कि इनका अकाउंट हैक हो गया था। फिर सुनंदा जी कहती हैं कि कुछ भी हैक नहीं हुआ, इन्होंने ही पोस्ट किया है ताकि सबको सच पता चले और महर से आप दूर रहें। फिर सुनंदा और महर के बीच युद्ध हुआ ट्विटर पर। इसी दिन सुनंदा ने उसको ISI एजेंट कहा कि पति पर डोरे डाल रही है, प्रेम जाल में फंसा रही है ताकि इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता ठीक हो सके। महर ने सारी चीजों से इनकार कर दिया। आगे 16 जनवरी के दिन शशि थरूर और सुनंदा जी का ज्वाइंट स्टेटमेंट थरूर जी के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट हुआ कि वो सब कुछ मिसप्रेजेंट किया गया है, जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, हमारी शादी अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी चलेगी। फिर सुनंदा इसी तारीख को रूम नंबर 307 छोड़कर पति के रूम में 345 में शिफ्ट हो गई। वो ट्वीट्स भी सुनंदा के टाइमलाइन से गायब हो जाते हैं जो भी इन्होंने महर पर आरोप लगाए थे। हालांकि जब ये अपने पत्रकार दोस्तों से बात कर रही थी, कहा था कि थरूर जी ने दबाव बनाया था उस स्टेटमेंट के लिए। मैंने गुस्से में कहा था कि जो चाहे वो करिए। 16 जनवरी की रात को भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ। सुनंदा जी 17 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मूड में थी, मीडिया का यही कहना है। तभी अपने पत्रकार दोस्तों से बात कर रही थी। कहा कि ये कुछ एक्सपोज करने वाली हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको दिखाएंगी। IPL से जुड़ा है, पैसों से जुड़ा है, अपने रिश्तों से जुड़े हैं। तभी BBM मैसेज रिट्रीव करना चाहती थी। 17 जनवरी की सुबह 6:30 बजे भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ। फिर थरूर जी होटल से चले गए। इसके बाद सुनंदा ने नौकर से कहा कि घर जाओ, आराम करो और लौटते समय सफेद वाला सूट लेते आना। वो ड्रेस इसलिए ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहन सके। SDM के पास मोहर लगा स्टेटमेंट है जिसमें नालिनी जी ने बताया कि सुनंदा ने कहा था कि इन्हें संदेह है कि 2014 के इलेक्शन के बाद शशि थरूर इन्हें डाइवोर्स देकर महर से शादी करेंगे। उधर सुनंदा जी के परिवार के किसी ने भी किसी पर संदेह नहीं जताया, किसी पर भी आरोप नहीं लगाया, यहाँ तक कि शशि थरूर पर भी नहीं। 1 जुलाई 2014 की तारीख को एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये पोस्टमार्टम करने वाले 3 डॉक्टर्स के पैनल में से एक हैं। इन्होंने कहा कि इन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का ऊपर से प्रेशर आया था, एम्स डायरेक्टर ने दिया शशि थरूर के इशारे पर। बाद में एम्स की अथॉरिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आरोप से नकारती है। कहा कि सुधीर गुप्ता के साथ प्रमोशन को लेकर विवाद हुआ था, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये सब चीजें झूठ हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घबराहट वाली दवा के अंश मिलने की बात आई, लेकिन 30 सितंबर को विसरा रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं मिला, जो केस को और भी घुमा रहा है। वैसे घटनास्थल से दवा की 2 स्ट्रिप्स मिली थीं, जिसमें से 27 टैबलेट्स गायब थे, केवल 3 थे। सवाल उठा कि क्या सुनंदा जी ने वो दवाएं एक साथ खाई थीं या फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ले रही थीं। इसका जवाब तो किसी को भी नहीं पता। वैसे दवाई का एक पत्ता खत्म होने के बाद उसे फेंक देते हैं और दूसरा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक पत्ता खाली है और बाकी में 3 टैबलेट्स हैं। फिर इसको क्या समझें? अगर इन्होंने टैबलेट्स खाए भी हैं तो उसका रिपोर्ट में आना चाहिए था। पोस्टमार्टम में आया लेकिन विसरा में नहीं आया, और जो आया वो भी कम मात्रा में मिला। अक्टूबर 2014 में मेडिकल टीम ने कहा कि घटना जहर से हुई है। 7 नवंबर को थरूर जी ने कमिश्नर से कॉल करके बात किया। कहा कि पुलिस कार्रवाई ठीक से नहीं कर रही है। इनके नौकर को पुलिस अपने साथ ले गई। लगातार 14 घंटे पूछताछ किया। 8 नवंबर को भी किया, उसे हाथापाई भी की। 13 नवंबर को ये कमिश्नर को ईमेल भी भेजते हैं। ये, इनका परिवार, सुनंदा का परिवार, सभी लोग पुलिस का सहयोग कर रहे थे, हर सवाल के जवाब दे रहे थे, किसी भी चीज में कमी नहीं रखी, ना ही पुलिस को किसी पर भी संदेह हुआ।
9 नवंबर 2014 को फॉरेंसिक टीम और पुलिस होटल के रूम में गई जांच करने के लिए। इसे घटना वाले दिन ही सील कर दिया गया था। इस बार बेड पर फ्लूइड मार्क मिले, टूटे हुए ग्लास के टुकड़े मिले। इन्हें एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। दिसंबर 2014 में CFSL की आखिरी रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि घटना अननेचुरल थी, जहर से हुई। या तो खिलाया पिलाया गया है या तो इंजेक्शन से दिया। इंजेक्शन के निशान उन पर थे भी। 6 जनवरी 2015 को, यानी लगभग 1 साल हो गए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इन्होंने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया है FIR IPC 302 के तहत। इस चीज ने सबको हैरान कर दिया। पहले चर्चा यही चल रही थी कि सुनंदा ने खुद दवा का ओवरडोज लिया या फिर वो नॉर्मल दवा खाती हैं लेकिन रिएक्शन हो गया क्योंकि शराब भी पिया था। लेकिन अब 302 पर FIR दर्ज हुई। SIT बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सुनंदा जी के बेटे शिव का कहना था कि माँ और थरूर जी के बीच भले ही मनमुटाव हो लेकिन प्यार बहुत था। माँ खुद भी बहुत मजबूत हैं, ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। शिव को भी किसी पर भी संदेह नहीं था, न ही अपने सौतेले पिता थरूर जी पर आखिर किसका सुनंदा जी के जाने से फायदा हो सकता है? इन्होंने IPL के सिंडिकेट, काले पैसों को सफेद करने वाले मेथड्स, कनेक्शंस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ उजागर करने के लिए तैयार थीं। ये तो पक्का था, जैसा कि इन्होंने कई बार पत्रकारों को कॉल किया था, उनसे बात किया था। उस टाइम बीजेपी के पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी जनवरी 2015 में कहते हैं कि रशियन जहर दिया गया है। ये थरूर जी के खिलाफ केस में खड़े होने के लिए तैयार हैं। सारे रिपोर्ट्स लगा कि केमिकल कंपाउंड तो है, लेकिन कौन सा और कितनी मात्रा में? फरवरी 2015 में दिल्ली पुलिस ने विसरा सैंपल्स को US के वाशिंगटन भेज दिया FBI के लैब में। 12 मार्च 2015 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि महर तरार इस केस में इंपॉर्टेंट लिंक हो सकती है। वो भी अपना बयान देने के लिए तैयार थी जब भी समन आए। ट्रायल कोर्ट ने 20 मई 2015 को लाई डिटेक्टर टेस्ट 3 लोगों पर कंडक्ट करने की सहमति दी। अमेरिका में विसरा सैंपल्स भेजे जाने के 8-9 महीने के बाद नवंबर में उसकी रिपोर्ट आई। उसमें भी पता नहीं चला कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है। मार्च 2016 में महर तरार दिल्ली पुलिस के बुलाने पर आती है, बयान दर्ज कराया। इसमें कहा कि इनका कोई हाथ नहीं। मई 2017 में अर्नब गोस्वामी जी के न्यूज मीडिया कंपनी रिपब्लिक भारत में यही सुनंदा पुष्कर केस पर रिपोर्ट निकलने लगी, जिसमें शशि थरूर जी को काफी चीजें बोली गईं। इसको लेकर ये कोर्ट भी पहुंच गए। ये साल है 2017 का। अभी तक घटना को 3 साल बीत चुके हैं। 6 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट में PIL दाखिल करते हैं। कहा कि कोर्ट की निगरानी में CBI की स्पेशल टीम द्वारा केस की जांच होनी चाहिए। इससे दिल्ली पुलिस को भी कोई आपत्ति नहीं थी। कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप इतने टाइम कहाँ पर थे? वो होटल का कमरा 345 अभी भी सील था। सिटी कोर्ट ने 17 जुलाई 2017 को ऑर्डर दिया कि जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उस रूम को फ्री कर दो। 1 सितंबर 2017 को फिर से इन्वेस्टिगेटिंग टीम उस रूम में जाती है और भी एविडेंस लेने के लिए। वहां से आधा भरा हुआ पानी का ग्लास बरामद किया, जिसे पहले कभी किसी ने कलेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा था। अक्टूबर 2017 में पुलिस उस रूम को फ्री कर देती है। 26 अक्टूबर को कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी जी के PIL को टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन कहकर रिजेक्ट कर दिया। 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस 3000 पेजेस की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करती है। इसमें शशि थरूर जी पर IPC की धाराएं 498A और 306 लगी। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। 4 साल हो चुके हैं, एक बार भी इनको अरेस्ट नहीं किया, अचानक से ये चार्जेस लगा दिए। ये भी कोर्ट में चैलेंज करते हैं। वैसे घटना से 9 दिन पहले सुनंदा जी ने थरूर जी को ईमेल किया था, जिसमें लिखा कि अभी जीना नहीं चाहती। अगस्त 2021 में कोर्ट शशि थरूर जी को एविडेंस के अभाव में छोड़ देती है। आज तक किसी भी फैमिली मेंबर ने किसी पर भी शंका नहीं जताया। थरूर जी को कोर्ट से राहत मिली, लेकिन 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। अभी फिलहाल इस केस की कोई अपडेट नहीं है। सुनंदा और थरूर जी के बीच झगड़े की वजह थी महर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक और लड़की है केटी करके। पुलिस ने इसकी भी जानकारी जुटाई थी। केटी का पूरा नाम है कैथरीन अब्राहम। ये मलयाली हैं और पुणे में रहती हैं। 24 साल की ये लड़की पेशे से लेखिका हैं। ये शशि थरूर जी की प्रशंसक हैं। उनके ऊपर कई सारे ब्लॉग्स लेख लिख चुकी हैं। ये भी बात है कि थरूर जी ने केटी के ट्वीट को भी रिट्वीट किया है। केटी ने कई ब्लॉग लिखे, उनमें से एक है अ लेटर टू माई इंस्पिरेशन डॉक्टर शशि थरूर। ये केस आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिर सुनंदा जी क्या एक्सपोज करने वाली थी और कमरे में क्या हुआ था? तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।